दोस्तों सोचिए एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहां चारों तरफ पहाड़, हरियाली और सुकून दिखाई देता हो। लेकिन अचानक उन्हीं जगहों पर गोलियों की आवाज गूंजने लगे और कुछ ही मिनटों में एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौत के मैदान में बदल जाए। तो उस हमले के बाद हमारा देश क्या करेगा? आज की कहानी शुरू होती है कश्मीर के बैसारन से, जहां 22 अप्रैल को हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी हमले की नहीं है, बल्कि उस हमले के बाद लिए गए फैसलों, गुप्त तैयारियां और उस ऑपरेशन की है जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। कहानी शुरू होती है आर्मी हेडक्वार्टर से। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरी में रोज की तरह काम चल रहा था। लेकिन अचानक कश्मीर कमांडर का फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि बैसारन में कुछ बड़ा हुआ है। पहली नज़र में ये कोई सामान्य इंसिडेंट लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। डीजीएमओ बिना समय गवाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये खबर पहुंचाने निकल पड़ते हैं। उधर आर्मी चीफ एक सेमिनार में मौजूद थे। तभी जनरल घाई अचानक कमरे में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वो पोडियम तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। इसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है। ग्राउंड से लगातार जानकारी आने लगती है और पता चलता है कि स्थिति बेहद भयावह है। सेना की क्विक रिएक्शन टीम को इंसिडेंट साइट की तरफ रवाना किया जाता है, लेकिन बैसारन तक पहुंचने के लिए उस समय कोई प्रॉपर रोड नहीं थी। इसीलिए जवानों को पहाड़ी रास्ते से पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। लगभग 30 से 40 मिनट की इस चढ़ाई के दौरान उन्हें लोकल लोगों और गाइड से जो जानकारी मिलती है, उससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती है। कहा जाता है कि वहां लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। जब पहले रिस्पॉन्डर्स घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि हमलावरों ने लोगों की पहचान की और उन्हें उनके धर्म के आधार पर अलग किया और कई लोगों को उनके परिवार वालों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में नेवी के एक ऑफिसर विनय को भी मार दिया गया और उनकी पत्नी हिमांशी ने हेल्पलाइन पर फोन करके बताया कि उनके पति को गोली मार दी गई है। एक तरफ सेना ग्राउंड पर रेस्क्यू और सिक्योरिटी ऑपरेशन में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इस समय हमले का जवाब देने की तैयारी चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल था कि इस हमले के पीछे कौन है, और इससे भी बड़ा सवाल था कि भारत इसका जवाब कैसे देगा। खुफिया एजेंसियों ने बेहद तेजी से काम शुरू किया। हमलावरों द्वारा छोड़े गए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दूसरे एविडेंस को एनालाइज किया गया। उनके मूवमेंट और कम्युनिकेशन से इन्वेस्टिगेटर्स को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने लगी। जांच आगे बढ़ी तो सस्पिशंस और मजबूत होता गया कि हमलावर पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब सरकार के सामने सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ने का सवाल नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि ऐसा जवाब कैसे दिया जाए जिससे भविष्य में कोई भी भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब गए थे और उन्हें अटैक की जानकारी दी गई। सामान्य स्थितियों में शांत रहने वाले प्रधानमंत्री इस बार बेहद गंभीर हो गए थे। उनका साफ संदेश था कि इस हमले का जवाब देना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौटते हैं और एयरपोर्ट पर ही महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले फैक्ट्स सामने रखे जाते हैं और फिर सवाल आता है कि आखिर ये हमला किसने किया और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। जैसे जैसे इंटेलिजेंस इनपुट कंफर्म होते हैं, सरकार के सामने जवाबी कार्रवाई का रास्ता साफ होने लगता है। लेकिन इस बार एक बात बिल्कुल अलग थी। भारत सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देना चाहता था, बल्कि लक्ष्य था आतंकवाद के उन ठिकानों को निशाना बनाना जहां से अटैक की प्लानिंग और प्रिपरेशन की जाती थी। अब यहीं से ऑपरेशन सिंदूर का असली प्लानिंग फेज शुरू होता है। सबसे पहले संभावित आतंकवादी टारगेट्स की एक बड़ी लिस्ट तैयार की जाती है। लगभग 34 लोकेशन को अलग अलग पैरामीटर पर एनालाइज किया जाता है। हर टारगेट के बारे में पता लगाया जाता है कि वहां कितने लोग हैं, किस तरह की बिल्डिंग है और कौन महत्वपूर्ण टेररिस्ट मौजूद हो सकता है। टारगेट कितनी दूरी पर है और किस वेपन सिस्टम से उसे एक्यूरेट हिट किया जा सकता है। साथ ही एक बात और बेहद महत्वपूर्ण थी कि कोई आम नागरिक उसके आसपास नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल वार शुरू करने के बजाय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहता था। कई दिनों की इंटेलिजेंस एनालिसिस के बाद और मिलिट्री प्लानिंग के बाद 34 टारगेट की लिस्ट घटकर सिर्फ 9 टारगेट रह जाती है। इनमें से 5 टारगेट पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में थे, जबकि 4 टारगेट पाकिस्तान के अंदर थे। अब ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि कौन सा टारगेट
किस फोर्स द्वारा स्ट्राइक किया जाएगा। प्लानिंग के मुताबिक 7 टारगेट को इंडियन आर्मी और 2 बेहद महत्वपूर्ण टारगेट को इंडियन एयर फोर्स द्वारा इंगेज किया जाता है। इन 2 टारगेट में मुरीदके और बहावलपुर शामिल थे। मुरीदके को लश्कर तौबा से और बहावलपुर को जैसे मोहम्मद से जोड़ा जा रहा था। दोनों लोकेशन सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन समस्या ये थी कि टारगेट पॉपुलेटेड एरिया के आसपास थे। इसीलिए मिशन का उद्देश्य सिर्फ टारगेट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि असली चुनौती थी सटीक हमला करना और आसपास के आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचाना। इसके लिए हर बिल्डिंग की डिटेल स्टडी की जाती है। आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर लगातार प्लानिंग में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ एयर डिफेंस को भी अलर्ट किया जाता है, क्योंकि मिलिट्री प्लानर्स जानते थे कि अगर इंडिया स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की पूरी संभावना है। इसीलिए सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन की तैयारी नहीं हो रही थी, बल्कि डिफेंस भी तैयार किया जा रहा था। एयर डिफेंस सिस्टम को नेटवर्क किया गया, रडार सिस्टम और वेपन सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड ग्रिड में रखा गया ताकि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसके साथ इंफॉर्मेशन वेलफेयर की भी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिलिट्री प्लानर्स को पता था कि स्ट्राइक के बाद सिर्फ बैटल फील्ड पर लड़ाई नहीं होगी, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी लड़ाई होगी। इसीलिए रियल टाइम विजुअल एविडेंस कलेक्ट करने की योजना बनाई जाती है ताकि स्ट्राइक के बाद दुनिया के सामने फैक्ट्स रखे जा सकें। अब धीरे धीरे ऑपरेशन की तारीख करीब आने लगती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी सीक्रेसी। इतनी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बेहद सीमित लोगों तक रखी जाती है। किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जाती। कई ऑफिसर्स और यूनिट सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें तैयार रहना है। उन्हें यह नहीं पता था कि स्ट्राइक कब करनी होगी और एग्जैक्टली किस टारगेट पर होगी। सोल्जर्स अपने वेपन और इक्विपमेंट के साथ अभ्यास कर रहे थे, एयर फोर्स भी अपनी तैयारी कर रही थी और कमांडर हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए एक प्लान तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर इंडिया स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और इसका अंदाजा लगाना पहले से ही जरूरी था। अब आखिरकार वो मूवमेंट आता है जब ऑपरेशन की डेट तय होती है। 7 मई की सुबह लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच स्ट्राइक का प्लान बनाया जाता है, लेकिन सरप्राइज बनाए रखने के लिए अंतिम समय तक अलग अलग डेट्स पर रिहर्सल और एक्टिविटीज जारी रखने की योजना बनाई जाती है ताकि दुश्मन को एग्जैक्ट डेट का अंदाजा न लगे। 6 मई की सुबह तक कुछ सीनियर ऑफिसर को पता चल चुका था कि आज रात टारगेट इंगेज किए जाएंगे। स्ट्राइक का एग्जैक्ट टाइम तय किया गया लगभग 1:05। इतनी रात को ही क्यों? क्योंकि प्लानर्स के मुताबिक उस समय सरप्राइज का एविडेंस सबसे ज्यादा था। आतंकवादी कैंप में मौजूद लोगों के एक जगह होने की संभावना सबसे ज्यादा थी और रिस्पांस का समय भी कम मिलता। अब तक महीनों की तरह लगने वाली प्लानिंग कुछ घंटों में बदल चुकी थी। एयरफोर्स यूनिट को टारगेट्स बताए जाते हैं, इंफॉर्मेशन तय होती है और मिशन प्लानिंग शुरू हो जाती है। ग्राउंड फोर्स को भी फाइनल इंस्ट्रक्शन मिलने लगते हैं। हर ऑफिसर जानता था कि अब यह रिहर्सल नहीं है, अब असली मिशन शुरू होने वाला है। दिल्ली से ऑफिसर्स आखिरी प्रिपरेशंस में लगे हुए थे। कुछ लोगों ने जानबूझकर शाम को ऑफिस छोड़ दिया ताकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे। किसी को शक नहीं होना चाहिए था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। आर्मी फॉर्मेशंस अपने पोजीशन पर थी, एयर डिफेंस रेडी था और एयर फोर्स भी तैयार थी। टारगेट कंफर्म हो चुके थे, वेपन्स तैयार थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरप्राइज अभी भी भारत के पास था। रात धीरे धीरे गहराती जाती है। पूरे देश को उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही घंटों में आसमान और सीमा के उस पार क्या होने वाला है। वैसारन में हुए हमले के बाद जो गुस्सा पूरे देश में था, अब वही गुस्सा एक बेहद केयरफुली प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन में बदल चुका था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, क्या भारत अपने सभी 9 टारगेट्स को सफलतापूर्वक निशाना बना पाएगा? क्या पाकिस्तान को इस स्ट्राइक की भनक लग पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्योंकि अब तक सिर्फ तैयारी हुई थी, असली ऑपरेशन अब शुरू होने वाला था। और दोस्तों, यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी तैयारी कर ली थी और अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। लेकिन इस एपिसोड में कहानी तैयारी से निकलकर उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भारतीय थल सेना और वायुसेना को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक को अंजाम देना था। हर जवान, हर पायलट और अभियान कक्ष में बैठे हर अधिकारी के अंदर
पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। मासूम लोगों की हत्या ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था और सबके मन में बस एक ही बात थी, इसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से भी साफ संदेश था कि आतंकवादियों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर गोली वहां से चलेगी तो जवाब यहां से भी दिया जाएगा। अब पूरी सैन्य तैयारी युद्ध की स्थिति में बदल चुकी थी। अभियान की योजना पूरी हो चुकी थी और जिन पायलटों को मुरीदके और बहावलपुर जैसे ठिकानों पर हमला करना था, उन्हें उनका लक्ष्य सौंप दिया जाता है। हर पायलट के लिए ये सिर्फ एक और उड़ान नहीं थी, बल्कि ऐसा मौका था जिसे कोई भी सैनिक अपनी जिंदगी में याद रखता है। योजना पूरी हो चुकी थी, आदेश दिए जा चुके थे और अब जिम्मेदारी आखिरी व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी। आधी रात से कुछ पहले पायलट अपने विमानों की तरफ बढ़ते हैं। विमान पहले से तैयार खड़े थे। उस समय हर पायलट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका विमान था, क्योंकि अगले कुछ घंटे उसी कॉकपिट में तय होने वाले थे कि वो सुरक्षित वापस लौटेगा या इतिहास का हिस्सा बनेगा। आखिरकार विमान के शीशे वाले हिस्से को बंद कर दिया जाता है और कुछ ही पलों के बाद लड़ाकू विमान आसमान में उड़ जाते हैं। पायलट नीचे की ऊंचाई पर उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मौसम में बादल थे, लेकिन विमानों को तय योजना के मुताबिक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना था। दूसरी तरफ जमीन पर बैठे अधिकारी भी अपनी स्क्रीन पर पूरे अभियान पर नजर रखे हुए थे। सभी घड़ियों को पहले से ही एक समय पर मिला दिया गया था, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सभी इकाइयों के लिए बिल्कुल सही समय बना रहे। फिर वो वक्त आता है जिसका सभी को इंतजार था। रात 1:05। किसी को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर इकाई को पता था कि इसी समय हमला शुरू करना है। जैसे ही घड़ी 1:05 पर पहुंचती है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है। जमीन से तोपें अपने लक्ष्य की तरफ गरजने लगती हैं और आसमान में मौजूद विमान भी अपने तय ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। कई हवाई हथियारों को बिल्कुल तय समय और ऊंचाई पर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। घूमकर लक्ष्य पर नजर रखने वाले मानव रहित हथियार भी छोड़े जाते हैं और पूरे अभियान कक्ष में हर गतिविधि को बहुत सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। फिर एक के बाद एक लक्ष्य पर हमला होने की खबर आने लगती है। अभियान कक्ष में बैठे अधिकारियों को सूचना मिलती है कि पहला लक्ष्य सफल रहा। इसके बाद दूसरा, तीसरा और फिर चौथा लक्ष्य भी सफल हो गया। सब कुछ उसी सटीकता के साथ हो रहा था जैसा योजना के दौरान तय किया गया था। दूसरी तरफ वायुसेना की हमला करने वाली टुकड़ी बहावलपुर की तरफ बढ़ रही थी। जब अंतिम हमला शुरू करने का आदेश मिलता है तो पायलट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और सही समय पर हथियार भी छोड़ देता है। कुछ ही पलों में दूसरा विमान भी अपने हथियार छोड़ता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद चुने गए ठिकानों पर हमले अब शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि बेहद सोच समझकर तैयार किया गया सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। पायलटों को पता था कि अब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए लक्ष्य पर हमला करने के बाद सुरक्षित वापस लौटना भी उतना ही जरूरी था। लेकिन अभियान के दौरान एक एक करके सभी हमला करने वाली टुकड़ियों के संकेत मिलने लगते हैं। हर संकेत का मतलब था कि संबंधित अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जैसे ही सभी संकेत मिलते हैं, अधिकारियों को पता चल जाता है कि सभी दलों ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक निशाना बना लिए हैं। इस तरह भारत ने अपने सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे कर लिए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि विमान और पायलट भी सुरक्षित वापस लौट आए थे। मुरीदके और बहावलपुर जैसे दूर स्थित ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाना भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अभियान कक्ष में मौजूद सभी अधिकारियों के लिए ये संतोष का पल था, क्योंकि लंबे समय से चल रही योजना अब वास्तविकता बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमले के कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। भारतीय रडार पर दूसरी तरफ से विमान दिखाई देने लगते हैं। मुरीदके पर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाएं इसके लिए पहले से ही तैयार थी। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुके थे और अलग अलग सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए थे। भारतीय पायलटों को पता था कि अब उन्हें सिर्फ लक्ष्य पर हमला नहीं करना, बल्कि अपने देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा भी करनी है। दूसरी तरफ अभियान कक्ष में लगातार जानकारी आ रही थी कि सभी लक्ष्य निशाना बनाए जा चुके हैं। जमीन से मिली जानकारी और इंटरनेट पर सामने आने वाले वीडियो से भी पाकिस्तान के अंदर हुए नुकसान और लोगों का रिएक्शन का पता चल रहा था। इन सभी जानकारियों को मिलाकर नुकसान का आकलन किया जाने लगा।
शुरुआती आकलन के मुताबिक बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे और उनमें कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी भी शामिल थे। भारत का संदेश बिल्कुल साफ था, अगर आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह दी जाएगी तो वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हमले के करीब आधे घंटे के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक से संपर्क करने की कोशिश की गई और बताया जाता है कि किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और ऐसा क्यों किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि ये बातचीत हमला करने से पहले होनी चाहिए थी और अब वो बात तभी करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जवाबी कार्रवाई पूरी कर लेगा। इसका मतलब साफ था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय सेनाएं पहले से ही अपने अगले प्लान के लिए तैयार थीं। इसके बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव तेजी से बढ़ जाता है। पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी शुरू हो जाती है। भारतीय अधिकारी अपने जवानों को आदेश देते हैं कि अगर एक गोली उधर से आती है तो उसका जवाब कई गुना ताकत से दिया जाएगा। तोपें लगातार गोलीबारी कर रही थी और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। जमीन पर यह एक अलग तरह का युद्ध था जहां हर गोली एक संदेश बन चुकी थी। भारतीय सेना ने उन दुश्मन ठिकानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्हें पहले से जवाबी कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। कई भारतीय गांव और आम नागरिकों के इलाके भी निशाने पर आने लगे। धार्मिक स्थानों और नागरिक क्षेत्रों पर भी गोलीबारी की खबरें आने लगी। इसकी वजह से भारतीय अधिकारियों का ध्यान और ज्यादा आक्रामक जवाबी कार्रवाई की तरफ चला गया। हथियारों की स्थिति पता लगाने वाले रडार लगातार ये पता लगा रहे थे कि पाकिस्तान की कौन सी तोप किस जगह से गोली चला रही है। जैसे ही दुश्मन की तोप से गोली चलती, भारतीय तोपखाना उसकी जगह का पता लगाकर जवाब देता। कोशिश ये थी कि पाकिस्तान की तोपों को हमला करके तुरंत अपनी जगह बदलने का मौका ही ना मिले। कुछ ही घंटों में इस जवाबी कार्रवाई का असर दिखाई देने लगता है और पाकिस्तान की गोलीबारी की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन इसी दौरान ड्रोन के रूप में एक और खतरा सामने आता है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन भेजे जाने लगते हैं। कई ड्रोन दूसरे देशों से मिले हुए उपकरणों और सहायता से संचालित किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय वायु रक्षा पहले से ही तैयार थी। एक के बाद एक ड्रोन का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना और वायुसेना आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही थी। दूसरी तरफ विशेष मानव रहित विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान के रडार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। भारतीय सेनाओं का उद्देश्य धीरे धीरे पाकिस्तान की सैन्य निगरानी और वायु रक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ाना था। फिर 9 मई की शाम एक और बड़ी खबर आती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रधानमंत्री को फोन करके खुफिया जानकारी साझा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री का जवाब बेहद स्पष्ट था। अगर वहां से हमला किया गया तो भारत का जवाब उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। पाकिस्तान ने अपने प्रस्तावित अभियान को एक बड़ा नाम दिया था और दावा था कि वो भारत को सबक सिखाएगा। लेकिन भारतीय सैन्य अधिकारी इन बयानों से प्रभावित नहीं होते। उनका कहना था कि युद्ध में सिर्फ बातें मायने नहीं रखती, असली चीज होती है क्षमता और उसकी तैयारी। भारत ने पहले से ही अलग अलग परिस्थितियों पर अभ्यास कर रखा था, इसीलिए अब बड़े स्तर पर संघर्ष की संभावना के लिए भी तैयारी की जाती है। आधी रात के आसपास पाकिस्तान की तरफ से विमान उड़ान भरने लगते हैं और श्रीनगर से लेकर भुज तक अलग अलग स्थानों पर मिसाइल और हवाई हमले करने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। कई मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाती। एक मिसाइल उधमपुर के पास सैन्य अस्पताल के इलाके को नुकसान पहुंचाती है, जबकि दिल्ली की तरफ आने वाली एक तेज गति की मिसाइल को सिरसा के पास रास्ते में ही नष्ट कर दिया जाता है। अब भारतीय सेना को समझ आ जाता है कि सिर्फ बचाव की स्थिति में रहने का समय खत्म हो चुका है। भारत को एक और बड़ा जवाब देना चाहिए। इसके बाद लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार और सैन्य टुकड़ियों को अपनी अपनी जगह पर भेजने के आदेश दिए जाते हैं। इस बार भारतीय वायुसेना को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ब्रह्मोस की तेज गति और सटीक निशाना लगाने की क्षमता इसे इस तरह के अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। भारत पाकिस्तान के कई प्रमुख हवाई अड्डों, रडार ठिकानों और सैन्य नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाने का फैसला करता है। सुबह होने से पहले ही हमले भी शुरू हो जाते हैं
और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। इन हमलों में हवाई पट्टियों, विमानों को रखने वाले स्थानों और जमीन पर मौजूद सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आती है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य पाकिस्तान को पूरी तरह नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे ये संदेश देना था कि भारत अपनी सैन्य क्षमता के दम पर उसकी सीमा के अंदर दूर तक हमला कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसके महत्वपूर्ण सैन्य ढांचे को भी निशाना बना सकता है। भारतीय सेनाएं लगभग 1200 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर और पाकिस्तान के काफी अंदर तक अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। अब पाकिस्तान के सामने स्थिति तेजी से मुश्किल होती जा रही थी। उसे समझ आने लगता है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो अगली रात स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय नौसेना भी अब अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान की सैन्य निगरानी विमानों को भारतीय नौसैनिक बलों के करीब आने से रोका जा रहा था और पाकिस्तान की नौसेना अपने बंदरगाहों के आसपास सीमित रहने पर मजबूर थी। यानी जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह भारत ने दबाव बढ़ा लिया था। अब कूटनीतिक बातचीत का रास्ता भी सक्रिय होने लगता है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान का नेतृत्व अमेरिका से संपर्क करता है और भारत तक संदेश पहुंचाता है कि पाकिस्तान युद्ध को रोकना चाहता है, लेकिन भारत साफ कर देता है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर बात करनी है तो दोनों देशों को आपस में बात करनी पड़ेगी। आखिरकार पाकिस्तान के सैन्य संचालन की तरफ से भारतीय सैन्य संचालन को फोन करने का अनुरोध भेजा जाता है, जिसके बाद कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बातचीत में थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन आखिरकार दोपहर 3:30 पर दोनों पक्षों के सैन्य संचालन आपस में बात करते हैं। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की इच्छा जताई जाती है। उनका कहना था कि अब काफी नुकसान हो चुका है और दोनों देशों को सैन्य कार्रवाई रोक देनी चाहिए। भारत भी इस बात को स्वीकार करता है कि अब उनके मुख्य उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और संघर्ष को अनिश्चित समय तक आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों के बीच तय होता है कि शाम 5:30 से जमीन, आसमान और समुद्र पर सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर का एक चरण एक अस्थायी युद्ध विराम के साथ खत्म होता है। लेकिन भारत की तरफ से एक बात बिल्कुल साफ रखी जाती है, इसे कमजोरी न समझा जाए। अगर दोबारा आतंकवाद को पाकिस्तान की जमीन से समर्थन मिला या भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि इस अभियान का सबसे बड़ा संदेश यही था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सीमा तक सीमित जवाब नहीं देगा। आतंकवादियों को जहां भी पनाह मिलेगी वहां तक पहुंचने की क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों भारत के पास है। पहलगाम में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया था, उनके लिए ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि न्याय पाने की एक कोशिश थी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तरीके में एक नई सीमा खींच दी थी और अब दोनों देशों को पता था कि आगे अगर आतंकवाद ने फिर सिर उठाया तो जवाब पहले जैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिलहाल अभी इस सीरीज के केवल 2 एपिसोड ही रिलीज किए गए थे। आगे जैसे ही इसके नए एपिसोड रिलीज होंगे, हम उनकी पूरी कहानी और हर छोटी बड़ी जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही अगला एपिसोड आए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।